पहले नंबर पे डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स दैट वाइंड अराउंड ईच अदर लाइक अ ट्विस्टेड लेटर। ठीक है ना। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। ठीक है। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन मेड ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ शुगर। द शुगर नेम इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जो डीएनए की बैकबोन है उसमें आपको अल्टरनेटिव ग्रुप्स मिलेंगे। किस चीज़ के? एक तो शुगर मिलेगी। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो स्पेसिफिक है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक है। डीएनए में आपको कौन सी मिलेगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। ठीक है। अटैच टू ईच अदर इज वन ऑफ फोर बेसिस, और उनके साथ कोई एक बेस जुड़ी होती है। वन ऑफ द फोर बेसिस, चार बेसिस में से कोई एक बेस जुड़ी होगी। चार बेसिस कौन कौन सी हैं? एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड बिटवीन द बेसिस। जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े किस तरह रहते हैं? क्योंकि उनके दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। जो बेसिस होती हैं उनके दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं। एडिनिन और थाइमिन के दरमियान में बॉन्ड होगा, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में बॉन्ड होगा। एडिनिन और थाइमिन के दरमियान में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। इज दैट क्लियर? एडेनिन फॉर्मिंग अ बेस पेयर विद थाइमिन। जो एडेनिन है वो बेस पेयर किसके साथ बनाती है? थाइमिन के साथ। एडेनिन कभी गुआनिन के साथ नहीं बनाएगी। हर एक का अपना मैच है। ठीक है। एडेनिन ने हमेशा थाइमिन के साथ बनाना है, गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बनाना है। एंड साइटोसिन फॉर्मिंग अ बेस पेयर विद गुआनिन। इज दैट क्लियर? Directionality of DNA. Nucleotides in DNA backbone are bounded together by phosphodiesterase linkage between 3' to 5' कार्बन्स। इसमें हमने देखा है कि दो स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह रहते हैं? क्योंकि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है। इसी तरह एक जो स्ट्रैंड है उनके दरमियान में वो एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ के रहेंगे? बेसिस के दरमियान में जो आपस में बॉन्ड है उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड। यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड। इज दैट क्लियर? बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो बेसिस है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पायरिमिडिन्स एंड प्यूरेन्स। pyrimidines made of one 6-membered ring। ठीक है। इसमें 6-membered कार्बन रिंग होगा। ये कार्बन रिंग है 6-membered कार्बन रिंग। इसके कितने कॉर्नर होंगे? 6 कॉर्नर होंगे। इसमें कौन कौन सी दो बेसिस आएंगी? एक थाइमिन आएगी और दूसरी साइटोसिन। उसके बाद है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स मेड ऑफ 6-membered रिंग फ्यूज टू अ 5-membered रिंग। इसमें 6-membered रिंग जो होगा वो 5-membered रिंग के साथ फ्यूज होगा। इसमें दो जो बेसिस आएंगी वो कौन सी हैं? एडेनिन और गुआनिन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड वन ऑफ द फोर बेसिस। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो उसके अंदर राइबोस शुगर होगी, दूसरे नंबर पे उसके अंदर बेस होगी, तीसरे नंबर पे उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर वन ऑफ द फोर बेसिस कोई एक बेस हो और साथ में राइबोस शुगर हो, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो। ठीक है। इन दो चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और जब इसके अंदर फास्फेट ऐड होगा तो उस टाइम पे इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही यस है। सर। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट्स वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये वाली जो इलस्ट्रेशन है ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। इसमें से एक फॉस्फेट है, ये वाली 5 कार्बोनर जो है ये राइबोस शुगर है और एक साइड पे न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ये तीन चीज़ें मिलके एक फोर्थ जो थर्ड चीज़ है वो क्या चीज़ है? एक बेस है। ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड। ठीक है।
ये जो बेसिस है आपस में एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़ के रहती हैं, इनके दरमियान में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये क्या करेगी, बेसिस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेगी। उसके बाद देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रोसेस हैपनिंग इन ऑल सेल्स फॉर कॉपिंग डीएनए टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डॉटर सेल्स। ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। इस काम के लिए होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है यस सर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करवाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल्स तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, डॉटर सेल्स का पता है ना, यानी कि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो सेम किस्म की इंफॉर्मेशन दोनों सेल्स में जाएगी, दोनों न्यू सेल्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो उस काम के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डॉटर सेल के अंदर जाए। इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर नॉट डिग्रेडेड, ये सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन होती है। क्या कैसे इसको क्यों बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर नॉट डिग्रेडेड, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी मौजूद डीएनए है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। कैसे डिग्रेड नहीं होगा, ये देखें, ये जो दो स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये कौन से हैं, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं जो ऑलरेडी डीएनए के अंदर मौजूद थे। ये वाले जो दो न्यू बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स। ये एक, ये वाला रेड और ये वाला ब्लू नजर आ रहे हैं, ये ब्लू और ये इधर जो रेड बन रहा है ये क्या है, ये डॉटर स्ट्रैंड्स है। ठीक है, एक तरफ से एक डॉटर स्ट्रैंड होगा, दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, एक साइड पे ये डीएनए बन जाएगा, दूसरी साइड पे ये डीएनए बन, दो डीएनए कंप्लीट हो गए। इसमें एक डीएनए की अगर हम बात करें तो एक डीएनए के पास एक डॉटर स्ट्रैंड होगा और एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, यानी कि इस प्रोसेस के दरमियान जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसको हमने डिग्रेड नहीं किया, उसको भी हमने यूटिलाइज किया। ठीक है, तो इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इज दैट क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, कंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन होती है, कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, उसमें सेमी डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो छोटी छोटी फॉर्म्स में उसकी हो रही होती है ना रेप्लिकेशन, वो छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं उनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। ज्वाइंट बाय लाइगेजेस, उन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जो इंजाइम जोड़ता है उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ठीक है, उसने क्या करना है, उन छोटे छोटे पीसेस को आपस में जोड़ना है। एनर्जी ऑफ रेप्लिकेशन, द न्यूक्लियोटाइड्स अराइव्स एज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जिस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान उस जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है, ताकि अगला न्यूक्लियोटाइड उसके साथ आके बाइंड हो जाए, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस ट्रिपल फॉस्फेट की फॉर्म में उस जगह पे पहुंचते हैं। मीन्स उस जगह पे एटीपी की जरूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी अपने पास हाई एनर्जी बॉन्ड्स को लेके आ रहे हैं। कौन से हाई एनर्जी बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड्स। ठीक है, एटीपी के अंदर भी कौन से होते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अपने साथ फॉस्फेट ग्रुप साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ये साथ लेके आ रहे हैं। डीएनए बेस्ड शुगर विद 3 फॉस्फेट्स, एनर्जी फॉर द बॉन्डिंग। और इन फॉस्फेट बॉन्ड्स के टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, फास्फोडाइस्ट्रेस लिंकेज के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा। डीएनए बेसिस विद देयर ओन एनर्जी सोर्स फॉर बॉन्डिंग, जो डीएनए बेसिस हैं वो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जब वहाँ पे पहुँचेंगी तो अपना खुद का एनर्जी सोर्स लेके आएंगी, उनके लिए बाहर से एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने साथ ही फॉस्फेट ग्रुप्स को लेके आ रही हैं जो कि एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। बॉन्डेड बाय एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो इसकी रेप्लिकेशन करवाएगा। इज दैट क्लियर। आरएनए प्राइमर,
DNA polymerase can only add nucleotides to 3' ends of a growing DNA strand. जो एक ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड होगा, ठीक है, उसमें जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी जो स्टार्टिंग हो चुका है, यानी कि जो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसको आगे लेके जा सकता है, वो खुद से स्टार्ट नहीं करवा सकता। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए सबसे पहले एक स्टार्टर की जरूरत होती है, ठीक है, जो उसको काम को स्टार्ट करके दे। और आरएनए प्राइमर क्या है, वो एक स्टार्टर पॉइंट है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा के देगा, ठीक है। इट नीड्स अ स्टार्टर, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट नीड्स अ स्टार्टर न्यूक्लियोटाइड टू मेक अ बॉन्ड, इसको एक स्टार्टर न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है जिसके साथ ये बॉन्ड बनाए और आगे जो पॉलीमराइजेशन है, डीएनए पॉलीमराइजेशन है, उसको स्टार्ट करे। Template is read in 3 to 5 direction while polymerization takes place in the 5 to 3 direction. डीएनए के दो एंड होते हैं, ठीक है, एक एंड को 3' एंड बोलते हैं, दूसरे एंड को 5' एंड बोलते हैं। एक एंड को क्या बोलते हैं, 3' एंड, और एक को 5' एंड, ठीक है। जो रीडिंग है, यानी कि जो रीड कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3, वो रीड करता है 3 to 5 डायरेक्शन, 3 वाली साइड से 5 वाली साइड की तरफ वो रीड करेगा, और जब वो रेप्लिकेट करेगा तो 5 वाली साइड से 3 वाली साइड को करेगा, ठीक है। 5 वाली साइड से 3, यानी कि ये अपोजिट क्यों है, क्योंकि जब एक डीएनए स्ट्रैंड जिसको हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं उसके अगेंस्ट हम बेस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक साइड पे एडेनिन है तो उसके सामने हम एडेनिन नहीं लगाएंगे, उसके सामने हम क्या लेके आएंगे, थायमिन, यानी कि उसके अपोजिट हमने काम करना है। यानी कि 3' एंड से हमने रीड स्टार्ट किया तो उसका अपोजिट कौन सा होगा, 5' एंड, ठीक है। यानी कि रीडिंग कहाँ से हो रही है, 3 to 5, और उसकी जो आगे फॉर्मेशन हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स को जो ऐड किया जा रहा है वो 5' से 3' एंड किया जा रहा है, ठीक है। रीडिंग 3 to 5, और जो दूसरी पॉलीमराइजेशन है वो कौन सी है, 5 to 3। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमेज, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करवाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होती है उसको प्राइमेज का नाम देते हैं। सर्व एज अ स्टार्टिंग सीक्वेंस फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3, इसने क्या करना है कि एक स्टार्टिंग सीक्वेंस देनी है, एक स्टार्टिंग एक न्यूक्लियोटाइड देना है जिसको आगे से फिर डीएनए 3 कैरी आउट करेगा पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है। स्टार्ट में आरएनए प्राइमर ने एक स्टार्टिंग सीक्वेंस देनी है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अपना काम स्टार्ट करता है, ठीक है। ओनली वन आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड क्योंकि कंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन होती है तो उसके लिए सिर्फ एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। लैगिंग स्ट्रैंड में वो फ्रेगमेंट्स में काम कर रहा होता है तो उसमें काफ़ी सारे आरएनए प्राइमर्स की जरूरत होती है क्योंकि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है। आरएनए प्राइमर फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोकस एक्टिव फ्रेगमेंट्स, यानी कि जितने फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही आरएनए प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? आरएनए प्राइमर हैज अ फ्री OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू विच द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज बाउंड, ठीक है। आरएनए प्राइमर के पास एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसके साथ आगे न्यूक्लियोटाइड आगे बॉन्ड बनाता है, फास्फोडाइस्टरेज बॉन्ड, ठीक है। और जिस वक्त वो बॉन्ड बनता है वहां से वाटर रिलीज होता है और फास्फोडाइस्टरेज लिंकेज होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पे रेप्लिकेशन होनी है, ठीक है। डीएनए के किस पोर्शन के ऊपर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू प्रोवाइड एन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। तो रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि डीएनए को ओपन किया जाए, ठीक है, ताकि उसके अगेंस्ट हम बेसिस लगा सकें। डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स फॉर्म है उसको सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज किया जाए, ठीक है। डबल स्टैंड को ओपन करके उसको सिंगल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसमें क्या करना है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस का मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोवाइड अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। और थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। जिस वक्त डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन किया जाएगा तो उस जगह पे एक
रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। ठीक है, कैसा होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये ओपन किया हुआ डीएनए, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, इस वाले पोर्शन को रेप्लिकेशन फोर्क का नाम दिया जाता है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड इलोंगेशन। सबसे पहले क्या होगा, आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर ने क्या किया, अपना एक न्यूक्लियोटाइड स्टार्टर जो पीस था उसको लगा दिया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 उसको आगे कंटिन्यू करवाएगा। प्राइमर रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट। अब जिस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो आरएनए का छोटा सा पीस स्टार्ट में हम लगाया था एज अ स्टार्टर सीक्वेंस, ठीक है, अब उस आरएनए के पोर्शन को रिमूव करवाना होता है। उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्ट करेगा कि उस आरएनए के छोटे से पोर्शन को सेपरेट करवा के उस जगह पे भी डीएनए का पोर्शन लगाएगा। इज दैट क्लियर? इधर क्या लिखा हुआ है, प्राइमर रिमूवल, यानी कि वहां से जो प्राइमर था उसको रिमूव करवा के वहां पे डीएनए की सीक्वेंस लगाई, एंड लाइगेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के जो छोटे छोटे ऑपोजिट फ्रेगमेंट्स थे उनको आपस में लाइगेट करवाना है। इज दैट क्लियर? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, और जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है उसको दोबारा एक फॉर्म में लेके आना, ठीक है, डीएनए की फॉर्म में लेके आना। कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करवाना है कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन करवानी है। उसके बाद है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम है, इसने क्या करवाना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन करना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोसीविक अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, इसने क्या करवाना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंड करवा के उसको ओपन करवाना है, रेप्लिकेशन बबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद है टोपो आइसोमरेजेज, रिलीव्स टॉर्शनल स्ट्रेन्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हेलिकेज इंड्यूस्ड अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग के दरमियान कुछ आपस में जो डीएनए होगा ट्विस्ट हो जाएगा, उस ट्विस्टेड डीएनए को टोपो आइसोमरेज जो होगा उसको ओपन करवाएगा, हेल्प करेगा कि उस ज़्यादा ट्विस्टेड पोर्शन को ओपन करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सिंगल आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमेज का काम आपको पता है, आरएनए प्राइमेज ने प्राइमर प्रोड्यूस कर, इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या करना है कि जो हमने दो स्ट्रैंड्स को अलग-अलग किया है उनके साथ इस प्रोटीन ने बाइंड हो जाना है, दोनों स्ट्रैंड्स के साथ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने बाइंड हो जाना है। जब ये दोनों के साथ बाइंड हो जाएगा तो अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में आके एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, यानी कि ये दोबारा रीजॉइनिंग को इनहिबिट करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स की दोबारा कम्बिनेशन को इनहिबिट करेगा जब तक वो प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनके साथ मिला रहेगा। जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमने बनाया है वो दोबारा एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होगा। उसके बाद है डीएनए लाइगेज, सील्स द सिंगल स्ट्रैंड निक बिटवीन द नेसेंट चेन एंड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स ऑफ द लेगिंग स्ट्रैंड। इसने क्या करना है कि जो छोटे छोटे पीसेस पड़े हैं उनको आपस में जोड़ के उसको एक लॉन्ग स्ट्रैंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इज दैट क्लियर? कंपोनेंट्स समझ आ गए? कोई ऐसी बात जो कंपोनेंट्स में समझ ना आई हो? सारी समझ आ गई? DNA replication in eukaryotes, steps in the DNA replication. The first major step for the DNA replication to take place is the breaking of hydrogen bonds between the bases of two anti-parallel strands. मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो बेसिस होती हैं उनके दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, गुवानिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो जब हमने डीएनए को ओपन करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमने दोनों स्ट्रैंड्स को पुल अपार्ट करना है, दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अवे लेके जाना है ताकि उनको कॉपी किया जा सके। क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या करना है कि उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करवाना है। द अनवाइंडिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला जो है सबसे पहला प्रोसेस है। द स्प्लिटिंग हैपन्स इन प्लेस ऑफ द चेन वेयर आर देयर इन 80 रिच एरियाज। ठीक है ना, यानी कि जिस जगह पे 80 रिच एरिया होगा, एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो डीएनए का वो पोर्शन जिस जगह पे एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होगा, यानी कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उस जगह का जो एरिया होगा वो वीक होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। अगर गुवानिन और साइटोसिन के दरमियान में देखें तो उस जगह पे कितने हैं?
ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो डीएनए रेप्लिकेशन बबल बनेगा, ये किस जगह पे बनेगा, 80 रिच एरिया के अंदर। एडेनिन और थाइमिन जिस जगह पे ज्यादा होंगे उस जगह पे रेप्लिकेशन बबल बनेगा, ठीक है। दैट इज बिकॉज देयर आर ओनली 2 बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। Formation of replication bubbles. Replication occurs in both directions along the length of DNA and both strands are replicated simultaneously. ठीक है, जो replications होते हैं जो replication है वो दोनों तरफ हो रही होती है, यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड पे भी हो रही होती है, लैगिंग स्ट्रैंड पे भी हो रही होती है, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड्स रेप्लिकेटेड साइमल्टेनियसली, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड भी और लीडिंग स्ट्रैंड भी। दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस जनरेट्स रेप्लिकेशन बबल। इस प्रोसेस के दरमियान क्या होते हैं, रेप्लिकेशन बबल्स जनरेट होते हैं, यानी कि जिस जगह पे रेप्लिकेशन चल रही होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक डीएनए, ठीक है, डीएनए का छोटा सा एक पोर्शन है, उसमें आपको ये छोटे छोटे बबल नजर आ रहे हैं। इस जगह पे क्या है, ये 80 रिच एरियाज थे, इन जगह पे एडेनिन और थाइमिन के जो बॉन्ड्स थे वो ज्यादा थे, ठीक है। तो इस एरिया को हेलिकेज एंजाइम ने ओपन करवा दिया, डीएनए को एक दूसरे से पुल अपार्ट करवा दिया, एक दूसरे से दूर किया, ठीक है। जिस वक्त वो इसको एक दूसरे से दूर करेगा तो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा, रेप्लिकेशन बबल्स की। ये वाला जो इसका पोर्शन होता है, ये छोटा सा पोर्शन, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। जो कंटिन्यूस डीएनए इधर जा रहा है ये कौन सा है, ओल्ड डीएनए। ओल्ड डीएनए को पेरेंट डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ये आपको जो दरमियान में नजर आ रहा है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, इसको हम बोलते हैं डॉटर डीएनए, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें नजर आ रहे हैं। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये देखें, ये 2 स्ट्रैंड बन गए, ठीक है ना, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेने हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स फॉर्म में चले जाना है। इसमें एक डॉटर स्ट्रैंड होगा और एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा। नीचे वाला भी आप देखो, एक डॉटर स्ट्रैंड और एक पेरेंट स्ट्रैंड है, 2 डिफरेंट डीएनए अब बन गए, ठीक है ना, 2 कॉपियां बन गई एक ही डीएनए की। अब क्या है कि इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट मेनी साइट्स अलोंग द जेंट डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं चल रही होती, डिफरेंट जगह पे रेप्लिकेशन बबल्स बनेंगे और डिफरेंट जगह पे रेप्लिकेशन साइमल्टेनियसली चल रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे रेप्लिकेशन होती जाएगी, लास्ट पे क्या होगा, जो पीसीज होंगे उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज ने क्या करवाना होता है, एंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना है, ठीक है। In this micrograph, 3 replication bubbles are visible along the DNA of cultured Chinese hamster cells, ठीक है। चाइनीज हैमस्टर सेल को अगर कल्चर किया, उसके अंदर आपको एक ये रेप्लिकेशन बबल नजर आ रहा है, एक ये रेप्लिकेशन बबल नजर आ रहा है और एक ये, ठीक है। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट द 2 एंड्स ऑफ ईच बबल, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या शो किया है, रेप्लिकेशन बबल्स को। इज दैट क्लियर? अगर कोई बात समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँ। नहीं समझ आ रही? ठीक है, समझ आ रही? उसके बाद हम बात करते हैं हेलिकेज की, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल की हमने बात कर ली, 80 रिच एरियाज की हमने बात कर ली। अब 80 रिच एरियाज को ओपन किसने करवाना है, हेलिकेज एंजाइम ने, यानी कि उन बॉन्ड्स को ब्रेक किस एंजाइम ने करवाना है, हेलिकेज ने। हेलिकेज इज द एंजाइम दैट स्प्लिट द 2 strands. The structure that is created is known as replication fork. हेलिकेज ने क्या करवाना है कि जो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करवाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएगा। जिस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएगा तो डीएनए जो है वहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा इस तरह का, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क आगे रेप्लिकेशन बबल के अंदर कन्वर्ट होगा। क्लियर है? इन ऑर्डर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू बिगिन द डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स मस्ट फर्स्ट बी ओपन, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले डीएनए को ओपन किया जाए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाए।
The site where this process first occurs are called replication origin. वो साइट्स जिस जगह पे सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उनको रेप्लिकेशन ओरिजिन का नाम देते हैं. हेलिकेज अनवाइंड्स द टू स्ट्रैंड्स. इस काम को जो इंजाइम सर अंजाम देता है उस इंजाइम का नाम है हेलिकेज. हेलिकेज ने दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग कर दिया. इज दैट क्लियर? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. Single strand binding protein for short work to bind individual strand in a DNA double-stranded helix and add the helicases in opening it up into single strand. They are particularly useful in stabilizing the unwound single-stranded formation. जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है इसका काम क्या है कि इसने डीएनए लाइगेज की डीएनए हेलिकेज की यानी कि जो हेलिकेज एंजाइम है जो ओपन कर रहा है उसकी हेल्प करनी है. कैसे हेल्प करेगा कि उसने जितना पोर्शन एक दूसरे से अलहदा किया है ये उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, उस पोर्शन को दोबारा जुड़ने नहीं देगा. ठीक है, यानी कि जिस पोर्शन को उसने क्या किया है ओपन किया है, जिस पोर्शन के दरमियान उसने जो बॉन्ड्स थे उसने ब्रेक किए हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उन पोर्शन के साथ यानी कि जाके जुड़ जाएगा और उनको दोबारा बाइंडिंग होने से, उनको दोबारा रीज्वाइन होने से इनहिबिट करेगा, रोकेगा. इज दैट क्लियर? Replication fork. The replication fork is a structure that forms within the nucleus during DNA replication. वही चीज जो पहले बता दिया. It is created by helicase which break the hydrogen bonds holding the two DNA strands together. Same चीज. The resulting structure has two branching branches, each one made up of single strand of DNA. ठीक है, दोनों साइड पे एक एक स्ट्रैंड चला जाएगा. ठीक है, these two strands serve as the template for the leading and lagging strands. ये वाले जो दो स्ट्रैंड्स हमने ओपन अप किए हैं, एक उस साइड पे चला गया, एक उस साइड पे चला गया. ठीक है, उसमें से एक स्ट्रैंड जो है यानी कि दोनों ने क्या करना है एज अ टेम्पलेट एक्ट करना है. ठीक है, उनको देख के हमने क्या करना है एक और कॉपी तैयार करनी है, उनके अगेंस्ट हमने एक एक और कॉपी तैयार करवानी है. तो ये वाले जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट. उनमें से जो एक है वो एक्ट करेगा एज अ लीडिंग स्ट्रैंड और एक करेगा एक्ट एज अ लैगिंग स्ट्रैंड, which will created as DNA polymerase matches complementary nucleotides to the template. The template may be properly referred to as the leading strand template and lagging strand template. RNA primase, one of the most important step of DNA replication. यानी कि अब तक हमने क्या किया है कि हमने साइट को फाइंड आउट किया. ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद उसको हेलिकेज की मदद से ओपन किया. ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन ने उसको एक दूसरे के साथ दोबारा ज्वाइन होने से इनहिबिट किया. इनहिबिट करने के बाद क्या था रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया. ठीक है, अब तक रेप्लिकेशन बबल बन चुका है. उसके बाद आगे अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करवानी है. रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए आरएनए प्राइमेज एंजाइम की जरूरत होती है. आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने क्या करवाना है, इसने आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करवानी है. और आरएनए प्राइमर की जब सिंथेसिस होगी तो उसने क्या कराना है इनिशियल सीक्वेंस जो है उस जगह पे डीएनए के ऊपर लगा देगा. जिस वक्त इनिशियल सीक्वेंस लग जाएगी उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आगे रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करवाएगा. इज दैट क्लियर? One of the most important step of DNA replication is the binding of RNA primase in the initiation point of the 3' to 5' parent chain. ठीक है, इसने क्या करना है कि RNA primase ने चेन के साथ बाइंड करना है 3' to 5' डायरेक्शन के. ठीक है ना, उसने रीडिंग किस साइड पे करनी होती है 3 से 5 की तरफ, तो 3 वाली साइड पे बाइंड होगा और 5 की तरफ उसने जाना है. ठीक है, और उसके अपोजिट जो चीज़ बनेगी वो 5' से 3' की तरफ जा रही होती है, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो 5' से 3' की तरफ हो रही है. आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर प्राइमर और स्टार्टर फॉर द बाइंडिंग ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्राइमर या स्टार्टर सीक्वेंस. ठीक है ना, उस स्टार्टर सीक्वेंस को लेके आगे डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करवाएगा. द आरएनए प्राइमेज लेज डाउन द डीएनए आरएनए प्राइमर so that the polymerase 3 can get to work or can function. ठीक है, जब आरएनए प्राइमर अपना काम करेगा उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम स्टार्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद उससे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो काम नहीं कर सकता. ठीक है, विदाउट आरएनए प्राइमर सीक्वेंस डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट
नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? वंस RNA primer has been laid down by primase, the DNA polymerase 3 can build the second strand continually and in the same direction that the double helix is being opened. यानी कि जिस साइड पे डबल हेलिक्स जो है वो ओपन हो रही है वो उस साइड पे कंटिन्यूली रेप्लिकेशन करता जाएगा. To complete the process, DNA polymerase 1 replace the RNA primer with DNA. जिस वक्त रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी DNA polymerase 1 जो होगा वो उस RNA प्राइमर की जो सीक्वेंस थी उसको रिप्लेस करेगा विद द DNA सीक्वेंस. ठीक है ना? जो RNA का पोर्शन लगा था उसको रिप्लेस करना है विद द DNA पोर्शन है, यानी कि RNA का कोई पोर्शन नहीं उसके अंदर रहने देते. Each new double helix is consisted of one old and one new chain. जो भी न्यू डबल हेलिक्स बनेगा उसमें एक ओल्ड चेन होगी जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं और एक न्यू चेन होगी जिसको हम डॉटर चेन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. In the lagging strand, the DNA polymerase 1 exonuclease reads the fragments and remove the RNA primer. ठीक है? DNA polymerase 1 ने क्या करना है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे. हर फ्रेगमेंट को स्टार्ट करवाने के लिए सबसे पहले RNA प्राइमर ने सीक्वेंस स्टार्टर सीक्वेंस दी थी, तो उन सारे RNA प्राइमर की जो स्टार्टर सीक्वेंस थी उनको रिमूव करवाना है. किसका काम है? DNA polymerase 1 का. The gaps are closed with action of DNA polymerase. जो दो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के दरमियान में गैप रह गए हैं उनको DNA polymerase जो होगा उन गैप्स को फिल करेगा. गैप्स को फिल करने के बाद DNA लाइगेज जो होगा उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगा. ठीक है? कैसे जोड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड. इज दैट क्लियर? द गैप्स आर क्लोज विद द action of DNA polymerase which adds complementary nucleotides to the gaps and DNA ligase which act as glue to attach the phosphate to the sugar by forming phosphodiesterase bond. Is that clear? Summary of DNA replication. सिंपल सी चीज़ है, दोबारा उसको देख लें. पूरा जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको इस एक स्लाइड के अंदर रिपीट किया जा रहा है. हेलिकेज विल अनवाइंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स. हेलिकेज ने क्या करना है कि DNA को अनवाइंड करना है, उसको ओपन करना है. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवाउंड पेरेंटल DNA. ये वाले जो आपको रेड रेड कलर के नजर आ रहे हैं, पिंक है या रेड है, ठीक है, ये जाके क्या करेंगे, उन अनवाइंडेड जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन DNA हैं उनके साथ जाके जुड़ जाएंगे. जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये उसको दोबारा एक दूसरे के साथ वाइंड अप नहीं करने देंगे, दोबारा एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करने देंगे. ठीक है? द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअली इन 5' to 3' डायरेक्शन बाय DNA polymerase. यानी कि ये 3' से उसने स्टार्ट किया, 5' की तरफ रीड कर रहा है, 3' से 5' की तरफ रीड कर रहा है और 5' से 3' की तरफ उसको रेप्लिकेट कर रहा है. ठीक है? स्टेप 4 में क्या है? द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअली. ये उसने कंटिन्यू, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअली सिंथेसाइज होगा, जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअली छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होगा. सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअली प्राइमेज synthesize a short RNA primer which is extended by DNA polymerase to form an Okazaki fragment. यानी कि DNA polymerase 1 जो होगा उन RNA primer सीक्वेंस को रिमूव करके वहाँ पे DNA सीक्वेंसेस को लगाता जाएगा. ठीक है? उसके बाद स्टेप 5 में क्या है? आफ्टर RNA primer is replaced by the DNA by another DNA polymerase not shown, DNA ligase join the Okazaki fragments to the growing strand. इसमें क्या है कि जब जो RNA सीक्वेंसेस थी उनको DNA के साथ रिप्लेस कर दिया गया. रिप्लेस करने के बाद जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स थे उनको एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज एक दूसरे के साथ मिला दिया गया. इज दैट क्लियर? पूरा जितना भी अभी तक हमने DNA रेप्लिकेशन पढ़ी है उसको इधर ही एक्सप्लेन करते हैं. कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? समझ आ गई सबको? कोई है कन्फ्यूजन? पक्का? आवाज़ आ रही है ना? हेलो? यस सर आ रही है. यस सर आ रही है. कोई इशू, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नो सर. चलें ठीक है. डिफरेंसेस बिटवीन द DNA polymerase 1, 2 and 3. DNA polymerase 1 में, 2 में और 3 में क्या कोई डिफरेंसेस हैं क्या? पोलीमराइजेशन रेट जो है वो DNA polymerase 3 का सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है. ठीक है? प्रोसेसिविटी polymerase 3 की सबसे ज़्यादा हाई है.
प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज 1 की है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। उसके अलावा तीनों की यानी कि प्रूफ रीडिंग में अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का। उसके बाद है प्राइमर रिमूवल बेस्ट बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद स्ट्रैंड सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, आल्सो विद द डीएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। इसमें पॉलीमरेज 2 का कोई रोल नहीं है। डीएनए रिपेयर जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 का है, 2 भी है, 3 इसमें कोई रोल अपना नहीं देता, लेकिन जो बेस्ट है वो किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। डीएनए रिपेयर में बेस्ट जो है वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद है टर्मिनेशन, यानी कि अब तक क्या हुआ, रेप्लिकेशन हो गई, रेप्लिकेशन के बाद लास्ट स्टेप आता है वो होता है टर्मिनेशन का। लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दिस प्रोसेस हैपेंस व्हेन द डीएनए पॉलीमरेज रीचेस टू एन एंड ऑफ द स्ट्रैंड। जब डीएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रैंड के एंड तक पहुंच गया, द एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड वेयर द लास्ट प्राइमर बाइंड्स इजंट रेप्लिकेटेड। जो लास्ट प्राइमर होता है वो रेप्लिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दीज एंड्स ऑफ लीनियर डीएनए कंसिस्ट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए दैट कंटेन्स रिपीट सीक्वेंसेस एंड आर कॉल्ड टेलोमरेज। हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एंड होता है वहाँ पे आपको रिपीट सीक्वेंसेस मिलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे आपको कोडिंग नहीं मिलेगी, वही रिपीट सीक्वेंसेस वहाँ पे अप्लाई होंगे। रिपेयर, डीएनए बन चुका है, बनने के बाद अब उसका कोई उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज आई हैं, कोई एरर्स आई हैं, उनको अब रिपेयर करना है, ठीक है। The DNA replication is not completed before a mechanism of repair fixes possible errors caused during the replication। यानी कि रेप्लिकेशन के दरमियान अगर कोई एरर्स आई हैं, कोई मिसमैच आया है, ठीक है, उनको पहले फिक्स किया जाएगा, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। एंजाइम लाइक न्यूक्लियेजेस रिमूव द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए पॉलीमरेज फिल्स द गैप, ठीक है ना। न्यूक्लियेज एंजाइम जो होगा वो जो अनवांटेड पोर्शन होगा उसको रिमूव करेगा, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज जो होगा जो अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम कर दिया, सारा काम हो गया, उसके बाद हमने करनी है प्रूफ रीडिंग कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, कोई इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो उसमें क्या है, 1000 बेसिस पर सेकेंड, लॉट्स ऑफ टाइपोस। टाइपोस क्या होती है, एरर्स, ठीक है। इस जो डीएनए पॉलीमरेज होगा उसने क्या करना है कि प्रूफ रीड करना है, और प्रूफ रीडिंग के दरमियान जितनी भी एरर्स होंगी उनको करेक्ट करना है। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीड्स एंड करेक्ट्स टाइपोस। डीएनए पॉलीमरेज ने प्रूफ रीड करना है और जो एरर्स आ रही हैं उनको करेक्ट करना है। रिपेयर मिसमैच्ड बेसिस, जो मिसमैच्ड बेसिस है, फॉर एग्जांपल एडेनिन के सामने कौन सा बेस आनी चाहिए, थायमीन आनी चाहिए। अगर एडेनिन के सामने गुआनिन आ गई है तो ये मिसमैच है, ठीक है ना। इस तरह का जो मिसमैच होगा उसको भी उसने रिपेयर करना है। रिमूव्स एबनॉर्मल बेसिस, अगर किसी जगह कोई एबनॉर्मल बेस लगी है, ठीक है, बेस जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसको रिमूव करना। रिपेयर डैमेज थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इसने क्या करना है कि थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डैमेज को रिपेयर करते रहना है। रिड्यूस एरर रेट फ्रॉम 1 in 10,000 टू 1 in 100 मिलियन बेसिस, यानी कि ये जो प्रूफ रीडिंग है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, ये जो एरर का रेट है, यानी कि अगर नॉर्मली 10,000 में एक एरर आ रही है तो ये उसको कम करके 100 मिलियन में कोई एक एरर बचेगी, ठीक है। यानी कि उसके जो चांसेस हैं वो इतना कम कर देती है एरर के। इज दैट क्लियर? कोई समझ ना आई हो तो बताओ, इधर तक समझ आ गई? डीएनए डैमेज अकर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन के दरमियान जो डीएनए डैमेज है वो हो सकता है। कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल एजेंट्स सच एज रेडिएशंस, केमिकल्स, ईटीसी। जो डीएनए डैमेज है वो कैसे हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, रेडिएशंस, केमिकल्स की वजह से हो सकता है। एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशंस और डैमेज टू डीएनए कंजुगेट्स म्यूटेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन अगर कोई एरर आ गई है या केमिकल्स या रेडिएशन की वजह से अगर कहीं से डीएनए डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशंस हो सकती हैं, यानी कि चेंजेस आ सकती हैं। नॉर्मल के अंदर अगर कोई चेंज आए तो उसको म्यूटेटेड जीन या म्यूटेटेड डीएनए बोलेंगे। इज दैट क्लियर?
सेल में डाई बाय एपोप्टोसिस और मे रिपेयर एरर मे रिजल्ट इन कैंसर। जब कोई म्यूटेशन आएगी या जब कोई एरर आएगी तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जो इसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा है, वो क्या करेगा, सेल की जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको अरेस्ट कर देगा, सेल की मल्टीप्लिकेशन को उधर ही रोक देगा। फॉर एग्जांपल एक सेल जो डिवाइड हो रहा था उसमें क्या आ गया, कोई एरर आ गया, उसने क्या करना है, उसको उधर ही अरेस्ट कर देना, उधर ही रोक देना है। जब उसने कोशिश करनी है सबसे पहले कि इस एरर को फिक्स किया जा सके, इस एरर को फिक्स किया जा सके, ठीक है। अगर तो वो एरर फिक्स हो जाती है तो वो क्या करेगा कि उसकी रेप्लिकेशन को यानी कि उस सेल की आगे डिवीजन को कंटिन्यू करवा देगा। अगर वो एरर फिक्स नहीं होती तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एपोप्टोसिस। क्या करवा सकता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अगर किसी वजह से ये काम नहीं हुआ तो सेल में कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल, यानी कि वो कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर, समझ आ गई? अच्छा, सेल में डाई बाय एपोप्टोसिस यानी कि या तो उसकी एपोप्टोसिस हो सकती है, रिपेयर हो सकता है, या मे रिजल्ट इनटू कैंसर। Fortunately, DNA replication is amazingly accurate. Only 1 in 100 million bases is incorrectly incorporated. खुशकिस्मती से जो डीएनए का रिपेयर है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है ना। हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो बहुत एक्यूरेटली हो रहा है। बहुत कम चांसेस है, 100 मिलियन में से किसी एक बेस के अंदर कोई इशू आ सकता है, यानी कि इतने कम चांसेस हैं। मोस्ट एरर्स एंड डैमेज आर रिपेयर्ड, मोस्टली जो एरर्स या डैमेज आ रहे होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट म्यूटेशंस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड डू नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप। मोस्टली अगर हो भी जाए कोई म्यूटेशन, वो कहाँ पे होती है, ये जो नॉर्मल बॉडी की सेल्स हैं इनके अंदर होती हैं, वो उसी सेल तक रहती है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स जीन, more than 50 DNA damage response genes have been identified। यानी कि ये वो जीन्स हैं जब अगर डीएनए के अंदर कोई डैमेज है, ठीक है, तो ये वाली जो जीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। डीएनए डैमेज रिपेयर जीन जो हैं, रिस्पॉन्स जीन जो हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, और उस रिपेयर को, उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? अब तक ऑलमोस्ट 50 डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स जीन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। All यूकैरियोट्स कैन रिपेयर न्यूक्लियर डीएनए, तकरीबन सारे जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ, सो इट हैज हायर म्यूटेशन रेट। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता, तो उसके अंदर म्यूटेशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो? मैकेनिज्म दैट ऑल्टर डीएनए स्ट्रक्चर, बेस सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अगर जो बेस है वो किसी तरह सब्स्टिट्यूट हो गई है, बेस चेंज हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग आ सकती हैं। बेस चेंज ड्यू टू केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द बेस, अगर बेस केमिकली इनस्टेबल है, ठीक है, और वो वहाँ से रिमूव होकर उसकी जगह पे कोई और बेस आके लग गई है। एक्शन ऑफ अदर केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, या किसी भी केमिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो बेस है उसमें चेंजिंग आ गई। जब बेस के अंदर चेंजिंग आएगी तो क्या आएगा, मिसमैच होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर, टू मेजर क्लासेस, लाइट इंड्यूस्ड रिपेयर हो सकता है, लाइट इंडिपेंडेंट पाथवेज है, या लाइट इंड्यूस है यानी कि लाइट की मदद से, या लाइट इंडिपेंडेंट विदाउट लाइट, ठीक है। फोटो रिएक्टिवेशन इन्वॉल्व इन द फर्स्ट क्लास, यानी कि जो फोटो रिएक्टिवेशन है वो लाइट इंड्यूस रिपेयर में आता है। लाइट इंडिपेंडेंट पाथवेज कौन कौन से हैं? एक्सीजन रिपेयर, रिकम्बिनेशन रिपेयर, एसओएस रिपेयर एंड मिसमैच रिपेयर। लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे में ये वाले 4 मेथड हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर की, ठीक है। फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर में क्या होता है? एंजाइम्स कॉल्ड फोटोलाइएजेस यूज लाइट एनर्जी टू ब्रेक द एक्स्ट्रा बॉन्ड्स इन अ pyrimidine dimer। फोटोलाइएजेस क्या चीज़ है? यूज लाइट एनर्जी, फोटोलाइएजेस ने लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करना है टू ब्रेक द एक्स्ट्रा बॉन्ड इन अ pyrimidine dimer। नॉर्मली होना क्या चाहिए? पायरिमिडीन, फॉर एग्जाम्पल पायरिमिडीन में कौन सी आती है? एडेनिन, ठीक है। एडेनिन को किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए? थायमीन के साथ। अगर 2 एडेनिन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, वो नीचे थायमीन के साथ बॉन्ड ना बनाएं,
यानी कि एक ये एडेनिन है, एक ये एडेनिन है, ठीक है। दो एडेनिन है, दोनों को अगर अलग-अलग देखें तो दोनों मोनोमर हैं। दोनों अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? डाइमर। मोनोमर्स अगर आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइमर। दो एडेनिन अगर आपस में मिलके डाइमर बना देंगी तो वो नीचे थायमीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेंगी, ठीक है। जब वो नीचे थायमीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेंगी तो उसकी वजह से क्या आएगा? डीएनए डैमेज आएगा, डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग नजर आएंगे, डीएनए नॉर्मली उस जगह पे ओपन होगा, ठीक है। तो फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होता है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है फोटोलाइएज, ठीक है। फोटोलाइएज क्या करेगा? इन दोनों दो जो डाइमर बना हुआ है इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, दोनों एडेनिन को आपस में एक दूसरे से अलग-अलग कर देगा। जब दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होंगे तो वो नीचे जो थायमीन होगा उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे। जिस वक्त वो थायमीन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे तो डीएनए जो होगा वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो काम है ये विद द हेल्प ऑफ लाइट हुआ है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर। इज दैट क्लियर? enables UV damage fungi to recover from exposure to sunlight, यानी कि UV डैमेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो डीएनए में डैमेज आया था उसको लाइट की मदद से रिकवर किया गया। कहाँ पे, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? फंगाई के अंदर। क्लियर है? ह्यूमंस डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ रिपेयर, ह्यूमंस के अंदर फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर नहीं होता। ये देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? ये थायमीन है, ये एडेनिन है, दोनों थायमीन को एडेनिन के साथ जुड़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये वाले जो दो थायमीन है इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। ये डाइमर बन गए हैं, ठीक है। जिस वक्त ये डाइमर बन गए हैं तो ये नीचे एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। अब करना क्या है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट फोटोलाइगेज क्या करेगा? इन दोनों के दरमियान में, दो थायमीन के दरमियान में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों थायमीन एक दूसरे से रिलीज हो जाएंगे। जब दोनों थायमीन एक दूसरे से रिलीज हो जाएंगे तो वो नीचे एडेनिन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस जगह पे ये देखिए ये एबनॉर्मल लुक है, ठीक है। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है डीएनए की, ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो थायमीन था वो डाइमर की फॉर्म में ऊपर पड़ा हुआ था, डीएनए को इसने डिस्टॉर्ट किया हुआ था, डीएनए की नॉर्मल स्ट्रक्चर को इसने बिगाड़ा हुआ था। जब फोटोलाइएज ने अपना काम किया और दोबारा ये एडेनिन के साथ आके मिल गया तो डीएनए अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। समझ आ गई फोटो रिएक्टिवेशन की? इंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ द थायमीन डाइमर्स एक्टिवेटेड बाय द विजिबल लाइट 300 to 600 नैनोमीटर। फोटोलाइएज यानी कि जो एंजाइम इधर एक्ट कर रहा है उसका नाम है फोटोलाइएज। फर्स्ट एंजाइम बाइंड टू TT specifically when light absorbed TT bond will be monomerized, यानी कि जो थायमीन के दरमियान आपस में बॉन्ड बना हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो क्लीव हो जाएगा, ठीक है। और वो मोनोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो डाइमर था वो ब्रेक होके मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। फोटोलाइएज व्हेन रिपेयर कंप्लीटेड, यानी कि फोटोलाइएज जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा जब रिपेयर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर की समझ आ गई? उसके बाद है एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन रिपेयर में है पायरिमिडिन डाइमर्स एंड सराउंडिंग बेसिस आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे देखें ये पायरिमिडिन डाइमर जो है नॉर्मली फोटो रिएक्टिवेशन में यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करके इनको दोबारा रिपेयर किया गया। लेकिन एक्सीजन रिपेयर में क्या है कि ये वाला जो बेसिस है और साथ में एक दो और बेसिस यहाँ से काट के ये वाला जो अबनॉर्मल पोर्शन है इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि ये वाला जो अबनॉर्मल लुकिंग पोर्शन है इसको काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। पायरिमिडिन डाइमर्स एंड सराउंडिंग बेसिस, यानी कि पायरिमिडिन डाइमर जो है और उसके इर्द गिर्द की जो बेसिस है उनको रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, उनको रिमूव करके वहाँ पे नॉर्मल बेस के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। नॉर्मल बेसिस को कौन लेके आएगा? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे पॉलीमराइजेशन दोबारा करवा देगा। क्लियर है? यानी कि एबनॉर्मल पोर्शन को काट के वहाँ से निकाल देंगे। एंजाइम कट द बॉन्ड बिटवीन द डीएनए शुगर एंड बेसिस एंड एक्साइज द पायरिमिडिन डाइमर। ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, रिपेयरोसोम 30 प्रोटीन। रिपेयरोसोम में 30 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, रिप्लेस अप टू 30 बेसिस, और वो 30 तरह की जो बेसिस हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट म्यूटेशंस कॉज्ड बाय डिफरेंट इंसल्ट्स, यानी कि डिफरेंट इंसल्ट, केमिकल रेडिएशन, केमिकल्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से अगर कोई म्यूटेशन आ गई है तो वो उसको करेक्ट कराएंगे,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सीजन रिपेयर. इज दैट क्लियर? बेस एक्सीजन रिपेयर रिप्लेसेस 1 to 5 बेसिस. बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या है कि 1 से 5 बेसिस जो हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है. स्पेसिफिक टू ऑक्सीडेटिव डैमेज. ये वाला जो डैमेज होता है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होता है. ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होने की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसको एक्सीजन बेस रिपेयर के थ्रू रिपेयर किया जाता है. ये देखें कि यूवी लाइट की वजह से जो डीएनए वो डैमेज हुआ है. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन नजर आ रही है. ये जो दो बॉन्ड ये जो दो मोनोमर्स हैं आपस में इन्होंने बॉन्ड बना के डाइमर में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, अब करना क्या है कि इस पोर्शन को ये रिपेयर एंजाइम आया, इसने क्या किया कि उस पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया. ये देखिए काट के क्या किया, बाहर निकाल दिया. उसके बाद डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज ने उसके द्वारा सिंथेसिस करवाई है. डीएनए लाइगेज ने दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दिया. क्लियर? यानी कि डैमेज पीस को काट के वहां से निकाला. डीएनए पॉलीमरेज ने नई बेसिस उस जगह पे लगा दी, लाइगेज ने उन बेसिस को आपस में जोड़ दी. क्लियर? Mismatch repair. Enzyme defects, nucleotides that do not base pair in newly replicated DNA proofreading, the incorrect basis is excised and replaced. यानी कि during replication, DNA replication अगर कोई mismatch आ गया उसको रिपेयर किया जाता है. कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें थायमीन, ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या आना चाहिए था? एडेनिन आना चाहिए था. ठीक है, लेकिन इस जगह पे क्या आ गया? गुआनिन. ये क्या चीज़ है? मिसमैच है. इसका मैचिंग क्या था? एडेनिन होना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे मिसमैच है. तो इसको क्या करेंगे? एडेनिन के साथ रिप्लेस करेंगे. तो इस मिसमैच को हमने रिपेयर करना है. ठीक है, प्रूफ रीडिंग के दरमियान ये हो जाएगा. मिसमैच रिपेयर हाईली कंजर्व्ड बायोलॉजिकल पाथवे इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग जीनोम स्टेबिलिटी. इट इज मेनली टू रिपेयर base mismatches and insertion or deletion of base during replication and recombination. ठीक है, inactive mismatch repair will cause spontaneous mutation. यानी कि जो मिसमैच रिपेयर है, मिसमैच को जो हम रिपेयर कर रहे हैं, अगर ये वाला जो प्रोसेस है इसको इनएक्टिव कर दिया जाए, ठीक है, मिसमैच को अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा. मिसमैच रिपेयर प्रिवेंट म्यूटाजेनेसिस एंड ट्यूमरोजेनेसिस. अगर मिसमैच रिपेयर हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्टिव है, तो उसकी वजह से ना तो म्यूटेशन होगी ना ही ट्यूमर फॉर्मेशन होगी. ट्यूमरोजेनेसिस भी नहीं होगी और म्यूटाजेनेसिस भी रुक जाएगी. इज दैट क्लियर? सेम चीज़ इधर है. ये देखें, ये इनकरेक्ट बेस थी. क्या किया है कि निकिंग की है. निकिंग का मतलब क्या होता है? काटा है. ठीक है, एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के उस पोर्शन को काट के वहां से एबनॉर्मल पोर्शन को बाहर निकाला है. ठीक है, उसके बाद क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो था उसने वहां पे न्यू डीएनए को सिंथेसाइज किया है. न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करने के बाद उसकी डीएनए लाइगेज की मदद से उसकी आपस में लाइगेशन करवा दी है और जो रिपेयर जो एबनॉर्मलिटी थी उसको रिपेयर करवा दिया. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यानी कि एबनॉर्मल पोर्शन को निकाल के वहाँ पे नॉर्मल पोर्शन को दोबारा लगा दिया. रिकम्बिनेशन रिपेयर. थायमीन डाइमर्स आर produced in large number so that it cannot be completely removed by excision repair. ठीक है, अगर जो थायमीन डाइमर्स हैं अगर वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और एक्सीजन रिपेयर की एक महदूद यानी कि एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा वो रिपेयर नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे रिकम्बिनेशन रिपेयर सामने आएगा. ठीक है, उस टाइम पे उन डैमेजेस को रिकम्बिनेशन रिपेयर की मदद से हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. एंड अदर मैकेनिज्म फॉर यूवी इंड्यूस्ड थायमीन डाइमर रिमूवल इज द रिकम्बिनेशन रिपेयर. ठीक है, अल्ट्रावायलेट की वजह से जो डीएनए डैमेज हुआ है उसके लिए जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? रिकम्बिनेशन रिपेयर. RECA जीन इज इन्वॉल्व. रेक्ट जीन जो होगी वो इसके लिए इन्वॉल्व होगी. ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन थायमीन डाइमर्स कॉजेज डिस्टॉर्शन. जो थायमीन डाइमर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो नीचे बॉन्ड नहीं बनाएंगे एडेनिन के साथ. ठीक है, जब वो एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो डीएनए जो होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, उसकी वो नॉर्मल लुकिंग डीएनए नहीं होगा. ठीक है, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन थायमीन डाइमर्स कॉजेज डिस्टॉर्शन, यानी कि उसने क्या किया? डीएनए की जो नॉर्मल शक्ल थी उसको बिगाड़ दिया. Adenine will be added and removed continually. Thymine dimers will be excised, but
gap will not be filled, so daughter strand will be fragmented one, यानी कि इसमें क्या है कि उस डैमेज पोर्शन को निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसको डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ उस पोर्शन को, नॉर्मली क्या हुआ था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने आके उस पोर्शन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, वहाँ पे दोबारा डीएनए पोर्शन को सिंथेसाइज करवा दिया था। इसमें क्या करना है कि उसका जो आइडेंटिकल डीएनए है उसी तरह का जो पोर्शन है वहाँ से हम एक पीस उठाएंगे और उस जगह पे लगा देंगे। पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 था, उसने क्या किया था, वहाँ पे सिंथेसाइज करवाया था, ठीक है, पॉलीमराइज करवाया था। इसमें हम रिकम्बिनेशन में क्या करवाना है कि उसी तरह का पोर्शन उठाएंगे, ठीक है, आइडेंटिकल डीएनए से, और उस जगह पे ला के हम फिट कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन रिपेयर। इट कैन ओवरकम बाय अ रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म कॉल्ड सिस्टर स्ट्रैंड एक्सचेंज, यानी कि सिस्टर स्ट्रैंड से हम वो पीस को लेंगे और उस जगह पे ला के फिट कर देंगे। गुड स्टैंड फ्रॉम होमोलोगस, होमोलोगस स्टैंड वो होता है जो एक ही तरह का स्टैंड हो, यानी कि सेम तरह का स्टैंड हो, उसको होमोलोगस बोलते हैं, यानी कि जिनमें कोई डिफरेंसेस ना हो। होमोलोगस डीएनए इज एक्साइज्ड एंड यूज्ड टू फिल द गैप, यानी कि होमोलोगस डीएनए को एक्साइज करेंगे, एक्साइज करके उस गैप को हम फिल कर देंगे। डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज जो होंगे उसको आगे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। एज द स्ट्रैंड इज नॉट सिंथेसाइज्ड न्यूली, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रैंड को हम न्यूली सिंथेसाइज नहीं कर रहे। टू रिमूव द गैप इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड हिंस मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि हम पोर्शन को काटा, ठीक है, और उसी तरह के एक पोर्शन को लाकर उसी का फिक्स करके विद द हेल्प ऑफ लाइगेज हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। जब अगर हमको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े तो उस पर टाइम लगता है, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमर होता है। इसमें क्या किया, बना बनाया पोर्शन हमने उसी का पिला के फिक्स कर दिया, तो ये क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। समझ आ गई? एज इट अकर्स आफ्टर रेप्लिकेशन इट इज कॉल्ड पोस्ट रेप्लिकेशनल रिपेयर। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ऑफ कोर्स रेप्लिकेशन के बाद हो रहा है, और रेप्लिकेशन के बाद हो भी किस स्ट्रैंड में रहा है, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर। जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो तो ऑलरेडी बना हुआ था, उसको देख के हमने बनाया है, तो देख के बनाते हुए हमने कोई ना कोई गलतियां की हैं, तो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, म्यूटेशंस वाली जो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये किस जगह पे आते हैं, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर, ना कि पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। एंड अदर नेम इज डॉटर स्ट्रैंड गैप रिपेयर, इसको हम डॉटर स्ट्रैंड गैप रिपेयर का भी नाम देते हैं। SOS रिपेयर ग्लोबल रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज इन विच सेल साइकिल इज अरेस्टेड एंड डीएनए रिपेयर एंड म्यूटेजेनेसिस आर इंड्यूस्ड, ठीक है। नॉर्मली जिस टाइम पे डीएनए डैमेज होगा तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, उस सेल की आगे डिवीजन को अरेस्ट कर देगा, उससे कहेगा कि पहले नंबर पे अपना जो डैमेज है उसको रिपेयर करो। जब तक वो डैमेज रिपेयर नहीं होगा उसकी आगे जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। फंक्शनल RECA जीन इज नीडेड, इस काम के लिए रेक जीन जो होगी वो चाहिए होगी। रेक ए प्रोटीन बाइंड्स टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंड्स एट डिस्टोर्शन, ठीक है। जिस जगह पे डिस्टोर्शन होगी उस जगह पे ये वाली जीन बाइंड होगी। 3 हाइपोथेसिस आर देयर, इसके लिए 3 तरह की हाइपोथेसिस है कि बाइंड होकर क्या काम करवा सकती है जो रेक ए जीन है। एक तो ये हाइपोथेसिस है कि फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ रेक ए टू द स्मॉल डिस्टोर्शन, फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज टू द डिस्टोर्शंस एंड इनेबल द रिलीज ऑफ पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है, SOS repair. DNA repair, both DNA strands may break due to exposure to ionizing radiation or oxidative damage. दोनों DNA strands के अंदर प्रॉब्लम कब आ सकता है कि अगर कोई आयनाइजिंग रेडिएशन है या कोई केमिकल है या ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो डैमेज कर रहे हैं, तो वो पेरेंट स्ट्रैंड को भी डैमेज करेंगे और डॉटर स्ट्रैंड को भी डैमेज करेंगे। ये रेप्लिकेशन के दरमियान ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है, किसी आयनाइजिंग रेडिएशन ने आके डीएनए को डैमेज कर दिया या किसी केमिकल ने या ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है ना, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ने आके डैमेज कर दिया। क्रोमोसोम ब्रेकेज कैन कॉज कैंसर, क्रोमोसोम अगर ब्रेक होगा
तो उसकी वजह से इट कैन कॉज कैंसर। 100% नहीं है, बट कैन कॉज कैंसर। एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस रीसील शुगर फॉस्फेट बैकबोन। 2 टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, यानी कि 2 तरह के मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं जो क्या करेंगे कि रीसील का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा जोड़ना, ठीक है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन यानी कि शुगर और फॉस्फेट को दोबारा ज्वाइन करेंगे बाय रीजॉइनिंग द ब्रोकन एंड्स ऑफ द रिकम्बिनेशन विद डीएनए और अनअफेक्टेड होमोलॉग्स, ठीक है। जो भी उसके पोर्शन होंगे उनको दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ के उसको दोबारा रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अनदर टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर इज कॉल्ड डैमेज टॉलरेंस। एक जो दूसरी टाइप है जिससे हम डीएनए को रिपेयर करते हैं उसको डैमेज टॉलरेंस का नाम भी देते हैं, ठीक है।